जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नवदीप सर के साथ। और आज के इस सेशन में हम लोग जियोग्राफी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट और बहुत ही जबरदस्त इसके बारे में डिस्कशन। आप सभी लोगों से निवेदन ये है कि अपना डाउट बचा के रखिएगा। हम लास्ट में आपका डाउट भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे। परंतु फिलहाल थोड़ा बहुत जो हम आइडिया आपको देना चाहते हैं सब्जेक्ट का, पहले वो ले लीजिए और उसके बाद आपके डाउट्स भी हम लेंगे। मेरा नाम नवदीप है और मैं लगभग 8 सालों से जियोग्राफी हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता आ रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और लगभग 5 सालों से अंडर 24/7 पर भी मैं अनवरत लगा हुआ हूं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आज की इस चर्चा को थोड़ा बहुत समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि वॉल्ट डिज्नी साहब की कही हुई ये बात और जियोग्राफी के संदर्भ में कैसे सही साबित होती है। वॉल्ट डिज्नी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, कहते थे कि यदि आप किसी चीज का सपना देखते हैं तो वो सच हो सकता है। सपना देखना और सपने को सच करना, ये दोनों बहुत ही शानदार बातें हैं। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे? जैसे हमारा भूगोल सब्जेक्ट है वैसे। आपको पता है भूगोल शब्द के पिता हैं इराटोस्थनीज, और इराटोस्थनीज भूगोल के बारे में जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। भूगोल तो हिंदी का शब्द है, स्वाभाविक सी बात है। और भूगोल जो हिंदी का शब्द है, उस हिंदी के शब्द में हम क्या ही कह सकते हैं। परंतु फिर भी आप जस्ट इसके अंडरस्टैंडिंग को देखिएगा, है ना। देखो जियोग्राफी, जियोग्राफी में दो शब्द हैं। एक शब्द है जिसे कहते हैं जियो, और दूसरा शब्द है जिसे कहते हैं ग्राफिया, या इसे बहुत सारे लोग ग्राफोस भी कहते हैं। वैसे ही जैसे आप भूगोल पढ़ते हो तो आपको भूगोल पढ़ने पर दो शब्द पढ़ने को मिलते हैं, एक तो भू और दूसरा गोल। जब आप भू पढ़ते हो तो भू का मतलब होता है हमारी पृथ्वी, है ना। हमारी पृथ्वी का मतलब हम अर्थ की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप गोल पढ़ते हो तो गोल जो है वो पृथ्वी का आकार आपको पता लगता है। और पृथ्वी का आकार जो है, इसे आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं। और शेप वास्तव में पृथ्वी का गोलाकार जैसा है, गोलाकार नहीं है। याद रखिएगा, ये गोलाकार जैसा है, गोलाकार बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। जियोग्राफी शब्द को किसने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, तो याद रखिएगा एक व्यक्तित्व हुआ करते थे जिनका नाम था इराटोस्थनीज। मैं भी उनके सामने थोड़ा सा डिस्कशन रखूंगा और ये आपको जानना है। एराटोस्थनीज ये पुराने यूनान के एक व्यक्ति थे और इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है, या यूं कह सकते हो आप कि ये हैं भूगोल के जनक। तो भूगोल का जनक जिसे कहा जाता है इराटोस्थनीज, ये भाई साहब ग्रीस के निवासी हुआ करते थे या यूनान के निवासी हुआ करते थे। खैर, भूगोल भूगोल है, यानी पृथ्वी के आकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी गोलाकार सी है। दूसरा, जियोग्राफी में जियो और ग्राफिया। अब यहां आपको समझने के लिए यह समझना है कि देखो दोस्तों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी ही होता है, और पृथ्वी का मतलब हो गया अर्थ। और ये जो ग्राफिया है, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, किसी चीज के बारे में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देना। अब अगर किसी चीज का वर्णन करेंगे, लिखेंगे, तो वर्णन करने या लिखने को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टू राइट। सो बेसिकली टू राइट अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी ना। ये जरूर याद रखिएगा, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब होता है टू राइट अबाउट द अर्थ, ना। ये याद रखिएगा, टू राइट अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो इसे जियोग्राफी कहा जाता है। और यही बात ली है इराटोस्थनीज की बातों से, और इराटोस्थनीज की ये बातें हमारे जियोग्राफी शब्द को
बाकायदा समझाती हैं। जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये भी याद रखिएगा, ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज, है ना। चलिए, ये तो हुई जियोग्राफी की बात। और जियोग्राफी के सिलेबस को अगर हम थोड़ा सा समझें, तो जियोग्राफी का जो सिलेबस है, जियोग्राफी का सिलेबस दो हिस्सों में हमने बांट रखा है। एक हिस्सा होगा जियोग्राफी के सिलेबस का भारत का भूगोल, लेकिन दूसरा हिस्सा होगा जियोग्राफी के सिलेबस का जिसे हम लोग कहेंगे विश्व का भूगोल। तो भारत और विश्व के भूगोल में दोनों चीजें समझेंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल वह हिस्सा है जहां पर हम लोग भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टी, खेतीबाड़ी, कृषि, यहाँ का परिवहन, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज, यहाँ के वन, यहाँ की संपदाओं को पढ़ते हैं। वो भारत का भूगोल हो गया। दूसरी तरफ हिस्सा जो है वो है विश्व का भूगोल। विश्व में कौन कौन से पर्वत हैं, विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं, विश्व में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, विश्व में कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं होती हैं, ये सब हम विश्व भूगोल में पढ़ेंगे। तो भूगोल के हम दोनों चैप्टर्स को यहां समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जियोग्राफी या जिसे भूगोल कहा जाता है, भूगोल में हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से। भारत का भूगोल, शुरुआत भारत के भूगोल से इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग भारत के भूगोल को काफी अच्छे से जानते हो। भूगोल से संबंधित बहुत सी कहानियां भी हैं, जिन कहानियों को जब आप सुनोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास में आपको यह तो समझ आता है कि बाबर नाम का कोई आक्रमणकारी था जो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रहा करता था। समरकंद से वह अपनी सेनाओं को लेकर के चला, सबसे पहले उसने काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार करने के बाद वह दर्रों से होते हुए भारत की उस समय की जो सीमाएं थी उनमें पहुंचा, और उसके बाद उसने धीरे धीरे आसपास के राज्यों को जीतते हुए अंततः दिल्ली में आकर के पानीपत के युद्ध करने के बाद दिल्ली को और आगरा को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन ये कहानी हम सुनते जरूर हैं, पर हमें समझ में नहीं आती कि कहाँ का शासक था, कहाँ से आ रहा था। लेकिन वही चीज जब आप मैप में देखते हो ना, तो मैप में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जैसे कोई मूवी की कहानी आप ऐसे सुनोगे तो हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, लेकिन वही मूवी की कहानी में अगर एक्टिंग करके उसमें एक्टर्स ने उस मूवी को बना दिया, और जब आप उसे देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। कभी ना भूलने वाली कहानी हमेशा एक पर्दे पर फिल्मा दी जाती है, और पर्दे पर यह फिल्मी कहानी आपको कभी ना भूलने में मदद भी करती है। तो यह महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए कि जब भी आप पढ़ाई करें, आप जियोग्राफी से सारे सब्जेक्ट को लिंक करते हुए चलें, फिर देखें कितना फायदा होता है आपको। मैं अभी बताऊंगा कैसे लिंक करते हैं। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। कहानियां कुछ इतिहास की ही हैं, परंतु भूगोल में सुना देता हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, भूगोल ही पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तरफ भारत का भूगोल, चूंकि भारत की कहानियां आपको ज्यादा अच्छी लगेंगी, और फिर दूसरी तरफ विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम लोग दोनों हिस्से पढ़ते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को भी पढ़ते हैं जो भारत के और विश्व के फिजिकल फीचर्स में से काउंट होते हैं, और दूसरा हम लोग वो भी पढ़ते हैं जो बदलाव हमारे आसपास के वायुमंडल में होता रहता है। तो जो भी वायुमंडल के बदलाव हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें यह विश्व के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है। वर्ल्ड जियोग्राफी। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या क्या आपको यहां पे बताना चाहता हूं। बताइए, सभी को क्लियर है कि ये पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था वो ये कि जियोग्राफी कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, तो यूनानी भाषा से। दूसरा प्रश्न इसी में से बनता था, और वो पूछा गया कि जियोग्राफी में दो शब्द हैं, जियो और ग्राफोस, या जियो और ग्राफिया। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तीसरा प्रश्न यह भी पूछा गया था कि फादर ऑफ जियोग्राफी किन्हें कहा जाता है, इराटोस्थनीज को। ठीक है, तो ये खास बात है। अब आगे चलते हैं।
आगे चल करके आपके डाउट्स लास्ट में लेंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके डाउट्स को हम रिप्लाई भी करेंगे लास्ट के 10 मिनट में। फिलहाल आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और लास्ट में कुछ हम क्वेश्चंस भी करते हैं और साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। आज तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आज तो एकदम नई क्लास है, पर कल से जो भी हम क्लास पढ़ेंगे उसके लगभग 15-20 क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ में लगे हुए होंगे, उनको आपको हल करना होगा। टेस्ट ही समझिए, आपके लिए जरूरी है। तो चलो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले यह है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। भारत के निर्माण में क्या ऐसा था जिसने भारत को निर्मित होने में मदद की। तो देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, या यूं समझिए कि एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। जरा देखिए, ये एक लैंड मास है, भूमि का टुकड़ा। जो भूमि का टुकड़ा देखिए समंदर में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और जाकर के टकरा गया यूरोप और एशिया वाली प्लेट से। एक बार बड़े ध्यान से सुनिए, ये देख रहे हैं, ये भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है जो कभी अफ्रीका के साथ लगा हुआ था। आज से 20 करोड़ साल पहले की बात है। लेकिन धीरे 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 समुद्र इसको फोर्स करता गया करता गया करता गया। और देखिए, तब लाल सागर भी नहीं था, ये सऊदी अरब है, ये अफ्रीका है। सऊदी और अफ्रीका के बीच में ये देखिए लाल सागर भी बना। भारत का टुकड़ा जाकर के यूरोप और एशिया में टकराया भी। ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले से शुरू हुआ और लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले पूरा हुआ। यानी यूं मान सकते हैं कि ये जो पूरा आपको घटनाक्रम लगभग 5-6 सेकंड में देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में 18 करोड़ वर्षों में पूरा हुआ है। 18 करोड़ वर्षों तक लगातार महासागर इसे आगे की तरफ धकेलता रहा और ये आगे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और अंततः जाकर के यूरोप और एशिया वाली प्लेट में टकरा गया। उसको यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। प्लेट कहने का मतलब कि ये पूरे भूमि के टुकड़े के हिस्से की बात कर रहे हैं हम। तो भूमि के टुकड़े में टकराया जाकर के भारत, और ये जो भारत टकराया है ये ओशियानिक फोर्सेस यानी कि समुद्री बलों की वजह से टकराया है। समुद्री बल लगातार इसे धकेलते रहे और अंततः जाकर के ये यूरेशियाई भूमि के टुकड़े में टकराया। अब जिधर ये टकराया था वो हिस्सा है इसके उत्तर से लेकर के पूर्व तक का। इसीलिए भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत का जो पूरा उत्तर पूर्व का हिस्सा है वहां पर हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले बने हैं। तो हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले हुआ। लेकिन हिमालय से पुराने पुराने पर्वत श्रृंखलाएं भी भारत में मौजूद हैं, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है, पूर्वी घाट भी है, पश्चिमी घाट भी है। ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से भी पुरानी हैं जो भारत के अंदर थीं। क्योंकि जब भारत इस भूमि का टुकड़ा था तब भी यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं थीं, और जब भारत जाकर के यूरोप और एशिया वाली भूमि में टकराया तब जाकर के अलग से श्रृंखलाएं तो बनी ही हैं, है ना। तो ये एक बहुत सिंपल और बहुत ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। जो ऑर्गेनिक प्रक्रिया आगे हुई, मैं आपको बस इसी से संबंधित कुछ बात बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, पहले ये हिस्सा यूरेशिया था और नीचे वाला हिस्सा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सब गोंडवाना हिस्सा कहलाता था। दोस्तों, अगर मैं आपको बस एक बेसिक सी बात बताऊं कि आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इस सुपर कॉन्टिनेंट को कहते थे एक बड़ा महाद्वीप। बड़ा महाद्वीप। तो ये बड़े महाद्वीप का नाम हुआ करता था पैंजिया। इसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो पैंजिया है इसके दो हिस्से हुआ करते थे। पैंजिया का एक ऊपरी हिस्सा और पैंजिया का एक निचला हिस्सा। पैंजिया का जो ऊपरी हिस्सा था उत्तर दिशा की ओर, उत्तरी हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट, इस नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाता था यूरेशियाई लैंड, या इसको अंगारा लैंड भी कहते थे। अंगारा लैंड कहिए, अथवा इसे लॉरेंशिया के नाम से भी जाना जाता था।
तो ये था अंगारा भूमि, या इसी अंगारा भूमि को आज से 20 करोड़ साल पहले लॉरेंशिया भी कहा गया। मतलब 20 करोड़ साल पहले लोग नहीं कहते थे, ये हमने अपनी पढ़ाई करने के दौरान कहा है इसको, अंगारा लैंड अथवा लॉरेंशिया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा हिस्सा जो है वह दक्षिणी हिस्सा था इस पैंजिया का। और दोस्तों इस पैंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा यानी कि सदर्न पार्ट है, उस सदर्न पार्ट को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि कहा जाता था। और ये जो गोंडवाना भूमि है, ये गोंडवाना भूमि में बहुत सारे राज्य आते थे। जैसे अंगारा लैंड या लॉरेंशिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप एंड एशिया, एंड यूरोप व एशिया। ठीक है, ये हिस्से हुआ करते थे। और अगर हम गोंडवाना भूमि की बात करें तो गोंडवाना भूमि के जो हिस्से थे, गोंडवाना भूमि के हिस्सों में सबसे पहले साउथ अमेरिका, हम भूमि की बात कर रहे हैं तो इसको हिंदी में दक्षिण अमेरिका कहेंगे। और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ दूसरा हिस्सा हुआ करता था अफ्रीका, हिंदी में तो इसे अफ्रीका ही कहा जाएगा। तीसरा हिस्सा हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चौथा हिस्सा हुआ करता था इंडिया यानी कि भारत, इंडिया, भारत। और एक और हिस्सा हुआ करता था जिसे हम लोग कहते थे अंटार्कटिका, हिंदी में इसे अंटार्कटिक कहते हैं। ये सब कुछ, ये सब जो हिस्से थे, ये हिस्से गोंडवाना भूमि के हिस्से थे। अब देखिए आर्कटिक और अंटार्कटिक में आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी पढ़ने में, पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आर्कटिक जो है वो एक महासागर है, आर्कटिक पानी का हिस्सा है, आर्कटिक कोई भूमि का हिस्सा नहीं है। तो आर्कटिक एक महासागर है जबकि अंटार्कटिक एक भूमि का हिस्सा है। अंटार्कटिक एक महाद्वीप है, ये एक कॉन्टिनेंट है। तो आर्कटिक इज एन ओशियन, अंटार्कटिक इज अ कॉन्टिनेंट। आर्कटिक एक महासागर है जबकि अंटार्कटिक एक महाद्वीप है। महाद्वीप जमीन का हिस्सा है, महासागर पानी का हिस्सा है। पानी के हिस्से को हम जमीन के हिस्से में नहीं काउंट करेंगे, इसीलिए आर्कटिक को कहीं पर यहां नहीं लिखा है, क्योंकि आर्कटिक महासागर है। दोस्तों मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये बात, है ना। एक बात और बता देता हूं, ये पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर मौजूद था जिसे पैंथालासा कहा जाता था। तो पैंजिया चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था, चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ था, महासागर से घिरा हुआ था, है ना, सराउंडेड बाय ओशियन फ्रॉम ऑल साइड्स। और ये सराउंडेड बाय ओशियन फ्रॉम ऑल साइड्स, इसे क्या कहा गया, इस ओशियन को कहा जाता था पैंथालासा। ये सब पूछा गया है दोस्तों। ऐसा ओशियन, ठीक है ना, ऐसा कोई भी ओशियन या ऐसा कोई भी क्षेत्र जो इस पैंजिया को चारों तरफ से घेर रखा था उसे पैंथालासा कहा जाता था। मैं आपको दिखाता हूं फोटो, ये देखिए, ये यहां पर लिखा है पैंथालासा। ये जो चारों तरफ इतना बड़ा महासागर मौजूद है ना, इसे पैंथालासा कहते हैं। और साथ ही साथ इस पैंथालासा का एक हिस्सा है टेथस, टेथस सागर या टेथस महासागर कहते थे इसे। भारत और इस यूरोपीय एशियाई देशों, इनके बीच में टेथस ही था।
जब भारत जाकर इससे टकराया तो ये टेथस खत्म हो गया। टेथस का हिस्सा अरब सागर बन गया, हिंद महासागर बन गया, बंगाल की खाड़ी बन गया। ऐसा नहीं है कि टेथस खत्म हो गया, परंतु टेथस का अस्तित्व खत्म हुआ, नए नाम से उसे जाना जाने लगा, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भारत जाकर के यहां टकराया है। एक बार फिर से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे देखिए, अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, अब ये भारत आगे बढ़ रहा है, मेडागास्कर है छोटा सा, और ये भारत आगे जाकर के टकरा रहा है यूरोप और एशिया के भूमि वाले हिस्से में। इसीलिए भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय का सृजन हुआ है, हिमालय माउंटेन्स बने हैं। बताइए जल्दी से, सभी लोगों को यहां तक क्लियर हुआ जो मैंने बताया? अब यहां से प्रश्न क्या पूछे गए हैं वो भी बता देता हूं, हालांकि जो लिखा है वही पूछा गया है, और जो कुछ भी है वो लिख भी दिया है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, प्लीज आपस में ग्रुप क्रिएट करने की, ग्रुप में जोड़ने की, नंबर शेयर करने की बातें मत कीजिए। अगर कोई ऐसा करता है ना तो वो बाहर हो जाएगा सेशन से, हमारे लोग देख रहे हैं आपको, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा ना। तो इनके टूटने के पीछे की कहानी मात्र इतनी है कि बार बार महासागर इस पर फोर्स लगाता रहा। महासागरों का जो बल है, महासागरों के बल ने ही इसे अलग किया है। महासागरीय बल, या इसे कहते हैं हम लोग ओशियनिक फोर्सेस। ये कब से कब तक, तो याद रखिएगा, ये आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले से शुरू होकर के प्रक्रिया आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले पूरी हो गई। आज भी महासागर इसको ठेल रहा है ऊपर की तरफ। आज मजेदार बात बताऊं आपको, अगर आप भारत का नक्शा देखते हो कभी, तो भारत के नक्शे में ये देखिए, यहां हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ये भारत का हिस्सा है। और ये जो भारत के हिस्से में यहां हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, आप सुनते हो ना, हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, हर साल 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है। ये हर साल 2 सेंटीमीटर इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इधर से आज भी लगातार हमारे भूमि वाले हिस्से को धकेला जाता है, और धकेल रहे हैं इसलिए जो नीचे जमीन का हिस्सा है वह धीरे धीरे संकुचित होकर के और ऊंचाई को बढ़ाता जा रहा है। आज भी ऊंचाई बढ़ रही है हिमालय की। तो याद रखिएगा, ये ऊंचाई बढ़ने के पीछे वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि बार बार महासागरीय बल अभी भी इस पर लगता जा रहा है। और हो सकता है आज से 20 करोड़ साल बाद कुछ और परिवर्तन देखने को मिले, ये भी है ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है लैंड फॉर्म चेंजेस की। हिंदी में कहा जाए तो एक अनवरत प्रक्रिया है कि भूमि परिवर्तन होते रहते हैं, और ये अनवरत परिवर्तन आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। आप ऑलवेज याद रखिए, हमेशा 100%। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या। आप रिकॉर्डेड क्लास में जब भी आते हो ना, आपको टाइमिंग सेम नहीं मिल सकता जो आपके अभी मोबाइल पर हुआ होगा। दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड क्लास, दिस इज अ लाइव क्लास। प्लीज ऐसा मत लिखा करिए। एंड मैं आपको एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि प्लीज ग्रुप की बातें, पर्सनल नंबर शेयर करने की बातें, ग्रुप ऐड करने की बातें मत कीजिए। बाहर कर दिया जाएगा आपको और आप दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे मेरी क्लासेस को। प्लीज मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, ये मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। मेरे ख्याल से आप लोग मेरे निवेदन को मान जाओगे अगर आप लोग अपने फैकल्टी की रिस्पेक्ट करते हो तो। देखो दोस्तों, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत का निर्माण तो कुछ आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यूरोप और एशिया की भूमि में लगने के बाद हुआ है। और अब मैं यहां पर थोड़ा सा और भी बेसिक बातें बताऊंगा, और ये जो बेसिक बातें हैं वो आपको समझ आएंगी। फिलहाल यहां तक आप समझ गए हो, है ना। तो देखिए, देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट अराउंड 20 crores year ago, and this supercontinent was called Pangaea. It had two parts. The northern part was called Angara land or Laurentia. The southern part was called Gondwana land, consisting of the South America, Africa, Australia, India, and Antarctica of the modern day. The Angara land consisted of the North America, Europe, and Asia. The exogenic forces from the ocean continuously kept on pushing it towards the Eurasian plate, and then the part of the Gondwana land called India collided
around 2 crores year ago with the Eurasian plate and formed the earliest mountain ranges of the world called Himalayas and have the most of the high peaks in the world. ये अंग्रेजी हो गया थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग जो साउथ से हैं वो समझ सकते हैं इसको। एंड हम लोग अब वापस हिंदी में आते हैं फिर से। थ्योरी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। चारों तरफ जो एक ओशियन मौजूद था इस सुपर कॉन्टिनेंट के, उसे पैंथलासा कहा गया। हिंदी में कहें तो ये बड़ा महाद्वीप पैंजिया चारों तरफ से एक महासागर से घिरा हुआ था जिसका नाम पैंथलासा था। अब ये सब कहानी दी किसने? किसने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? किसने कहा है कि महाद्वीप विस्थापित हुए हैं? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ना ये जो आप लोग देख रहे हो, ये महाद्वीप ही तो हैं जो विस्थापित हो रहे हैं इधर उधर। तो किसने दिया है ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? किसने दिया है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत? किसने कहा है कि प्लेटें आपस में टकरा करके और एक बड़े से लैंडफॉर्म का निर्माण करती हैं? जैसे देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये जो रुमाल है, ये रुमाल नॉर्मल सा हिस्सा है, ठीक है, ऐसे समझिए ये एकदम। अब अगर मान लीजिए इधर से लगातार ओशियन इसको फोर्स करेगा तो ये देखिए फोल्ड बनेंगे ना। पहले तो एकदम प्लेन थी ना जमीन, ये देखिए एकदम प्लेन जमीन है, लगातार इस पर फोर्स किया गया तो ये देखिए ऊंचाई पर जाकर के प्लेटें बनी। ये जो ऊंचाई पर जाकर प्लेटें बन रही हैं यही तो हिमालय है, और लगातार इधर से और ठेलता ही जा रहा है, ठेलता ही जा रहा है। तो हिमालय का निर्माण तो होना बिल्कुल नियत है कि हिमालय बनेंगे ही बनेंगे। यही हुआ है यहां पर भी, हिमालय के बनने में भी। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल लॉजिक है। बार बार किसी चीज को धक्का दीजिए, आपस में टकराएंगे और हिमालय का निर्माण होगा, मतलब प्लेटें ऊपर चढ़ती जाएंगी। ऐसा ही हुआ है। इनको हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अभी इसके बारे में और भी कुछ बातें बताता हूं जो आपको और समझ आएंगी और आप इसको काफी अच्छे से पढ़ भी पाओगे। देखिएगा, माफ कीजिएगा, पूरे विश्व में टोटल जो महाद्वीप हैं, टोटल महाद्वीपों की संख्या अब बढ़ गई है और टोटल महाद्वीपों की संख्या बढ़ करके हो गई है 8। तो अभी हमारे पूरे विश्व में 8 महाद्वीप हैं, इसलिए 8 महाद्वीपों के बारे में आपको नाम बता देता हूं, और 5 महासागर भी हैं, तो वो 5 महासागरों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे इस दुनिया में 8 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि 8 महाद्वीप हैं। और 8 महाद्वीप में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो ऐड हुआ है? तो याद रखिएगा, एक महाद्वीप ऐड हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के बगल से ही है, उसे जीलैंडिया कहा जाता है। ये पिछले साल की ही बात है, 2023 में ही इसको जोड़ा गया है। जीलैंडिया कहां पर है बताऊं? ये देखिए, ये जो विश्व का नक्शा है ना, ये जो ओशियानिया है, ओशियानिया वास्तव में ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं आपको बता दूं ओशियानिया क्यों कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। जैसे पुराने समय में जब ब्रिटेन के प्रशासन में गवर्नर भी होता था, गवर्नर जनरल भी होता था, तो लोगों को गवर्नर जनरल और गवर्नर में कंफ्यूजन होने लगा कि कौन प्रांत में गवर्नर है और कौन केंद्र में गवर्नर जनरल है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, गवर्नर जनरल शब्द हटा दो, वाइसरॉय कह दो। तो वाइसरॉय कहोगे और गवर्नर कहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वाइसरॉय केंद्र में रहेगा, गवर्नर प्रांतों में रहेगा। ऐसा ही कुछ यहां पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया की जगह ओशियानिया कहा जाने लगा। तो ओशियानिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऐसा नहीं है कि वो वाइसरॉय बाद में गवर्नर जनरल के नाम से जाना नहीं गया, जाना गया, ठीक है। वैसे ही आज भी इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं या ओशियानिया महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये देखो दोस्तों, इसका जो ये वाला हिस्सा है जिसमें छोटे छोटे द्वीप, न्यूजीलैंड वगैरह आते हैं, ये है दुनिया का 8वां महाद्वीप जिसे जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे जीलैंडिया के नाम से जानते हैं। बताओ सभी को क्लियर हुआ ये?
ये दुनिया का 8वां महाद्वीप है ना? तो एकदम बेसिक बात है, एकदम बेसिक बात है। ठीक है, जीलैंडिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल हो गए 8 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया और जीलैंडिया। और देखो ये भी याद रखना कि 5 ओशियंस, 5 महासागर, और 5 महासागर में से पहला महासागर है जिसे हम लोग कहते हैं पैसिफिक ओशियन, हिंदी में कहा जाए तो इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। दूसरा है जिसे कहते हैं अटलांटिक ओशियन, आप सभी जानते हो इसे हिंदी में अटलांटिक ही कहा जाता है, अटलांटिक महासागर। तीसरा है जिसे कहते हैं इंडियन ओशियन, हिंदी में इसे हिंद महासागर कहा जाता है। चौथा है जिसे कहते हैं आर्कटिक ओशियन, और आर्कटिक को हिंदी में भी आर्कटिक महासागर ही कहा जाता है। हाँ, पांचवा है जिसे सदर्न ओशियन कहते हैं, और दोस्तों ये जो सदर्न ओशियन है इसको दक्षिण महासागर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब आप ये याद रखिएगा कि 5 ओशियंस, जो 5 महासागर हैं, वो 5 महासागर में पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न, ये 5 महासागर हैं। अब आर्कटिक एक जल का हिस्सा है, अंटार्कटिक एक थल का हिस्सा है। तो जल और थल, इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। अब ये सब जो अलग अलग हैं, इनमें ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन हुआ करता था जिसने इन सब चीजों को बताया है? तो दोस्तों यहां पर भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहां मैं लिख देता हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या इसे हिंदी में कहा जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता था? या एक और मतलब एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी, इसे कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। मैं आपको जब विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां पर प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बता दूंगा लास्ट में। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत और ये जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, ये दोनों ही दिए हैं एल्फ्रेड वैगनर ने। तो इनके प्रतिपादक या प्रोपाउंडर कौन है? तो उनका नाम हुआ करता था एल्फ्रेड आर वैगनर। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप एग्जामिनर ही पूछेगा, और कोई क्यों ही पूछेगा। तो एल्फ्रेड वैगनर का नाम लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम है एल्फ्रेड आर वैगनर। ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो और इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है भारत के बारे में। भारत जो है, भारत कितने हिस्सों में बटा हुआ है? क्योंकि भारत का निर्माण तो हुआ आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले। भारत मतलब भारत का हिस्सा तो 460 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तब भी था, लेकिन आज जो भारत यूरेशियाई प्लेट के साथ है, आज जो भारत यूरोप के साथ, एशिया के साथ जुड़ा हुआ है जमीन वाले हिस्से से, वो 2 करोड़ साल पहले हुआ है लगभग। तो आप ये मान करके चलिए कि 6 हिस्से हैं भारत के, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत,
दूसरा हिस्सा है उत्तरी मैदान, तीसरा हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हिस्सा है भारतीय रेगिस्तान, पांचवा हिस्सा है तटीय मैदान और छठा हिस्सा है द्वीप। हम आने वाली लगभग 5-6 क्लासेस इनको पढ़ेंगे। इनमें जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको समझेंगे और इनको पढ़ने के बाद फिर इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन तो आप YouTube पर भी रोज सुबह 9 बजे मुझसे पढ़ सकते हो, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप चाहो तो रोज सुबह 9 बजे मुझसे लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कर सकते हो फ्री में। बात क्वेश्चन पढ़ने की नहीं है, बात है कंसेप्ट पढ़ने की। अगर आप कंसेप्ट पढ़ ले गए तो क्वेश्चन कोई भी कर ले जाओगे। अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़ पाए तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ने से केवल क्वेश्चन याद रह सकता है। क्वेश्चन पढ़ना मतलब रट्टाफिकेशन, और रट्टाफिकेशन से हम थोड़ा दूर रहते हैं। हमने खुद भी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से की थी, दुर्भाग्यवश हमारा उसमें सिलेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया ना। अगर हमारा इंटरव्यू निकल गया होता तो हम भी आज आपके सामने एक अधिकारी के रूप में होते, परंतु कोई बात नहीं, हम यहां पर आपके लिए हैं। तो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए, यही हमारा मोटिव है। तो मेरे ख्याल से भारत की भौगोलिक स्थिति को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। वो 6 क्षेत्र यहां पर हैं। अगर आप देखोगे तो वो मैप में भी आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये है उत्तर और उत्तर पूर्वी हमारे पर्वत, ये हैं हरे वाले उत्तरी मैदान। ये जो पीला हिस्सा आपको दिख रहा है ये वास्तव में पठारी हिस्सा है, इसको प्लेटो कहते हैं, पठार कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए भारत का मरुस्थल वाला हिस्सा भी राजस्थान में, फिर भारत का वह हिस्सा भी जो द्वीप है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप वाला हिस्सा, और साथ ही साथ भारत का तट, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो बताइए यहां तक क्लियर है ना। अभी भारत के भूगोल पर चर्चा करेंगे, विश्व के भूगोल को हम बाद में पढ़ेंगे। विश्व के सब कुछ हमारा भारत का भूगोल पूरा होने के बाद। देवज्योति मंडल का कहना है कि इज दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एनी हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियंस हैविंग डार्कर स्किन टोन देन ऑफ द एशियंस। जो लोग मेडिटेरेनियन रीजन के होते हैं, मेडिटेरेनियन नहीं कहूंगा, इक्वेटोरियल रीजन कहूंगा उसको, उन लोगों के स्किन टोन डार्कर होते हैं क्योंकि वहां पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। यूरोप में सूरज की सीधी किरणें पूरे साल में कभी नहीं पड़ती, तो जहां गर्मी नहीं होगी वहां के लोगों में डार्कर स्किन टोन नहीं होगा। एक्चुअली एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं मेलानिन। मेलानिन नाम का हार्मोन जिसके अंदर ज्यादा होता है उसका स्किन टोन, या यूं कहो कि उसके चमड़ी का रंग सांवला होता है। मेलानिन हार्मोन जिसके अंदर कम होता है उसकी चमड़ी का रंग आमतौर पर सांवला नहीं होता। तो ये मान करके चलिए कि जो लोग सांवले हैं उन लोगों के अंदर मेलानिन ठीक ठाक मात्रा में है, जिनके अंदर नहीं है वो गड़बड़ है। मतलब जो लोग, ऐसा नहीं है कि जो लोग गोरे हैं वो लोग गलत हैं, लेकिन जो लोग सांवले हैं उनके अंदर मेलानिन ठीक ठाक मात्रा में है, वो भूमध्य रेखा के आसपास के निवासी ही होंगे, क्योंकि चमड़ी का रंग सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ने से ही डिसाइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिएगा। अब चूंकि हम भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भारत की एक बार आपको बाउंड्रीज बता देते हैं कि भारत कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत के आसपास के हिस्से में कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का बॉर्डर है। भारत का बॉर्डर वैसे भारत के 2 पड़ोसियों के साथ नहीं है, डायरेक्ट बॉर्डर लैंड वाला। तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की भूमि सीमाएं श्रीलंका के साथ और मालदीव के साथ नहीं लगती, समुंदर से हमारे पड़ोसी हैं वो। बाकी बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत की भूमि सीमा लगती है। भारत की भूमि सीमा जहां पर भारत का जो लैंड बॉर्डर है, भारत का लैंड बॉर्डर जहां पर अफगानिस्तान के साथ लगता है, आजकल उस वाले एरिया में पाकिस्तान का कब्जा है, उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं आपको बताऊंगा इसके संबंधित कुछ कहानियां, आपको बड़ा मजा आएगा जानने में। फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वो याद रखिएगा उत्तर में, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, याद रखिए यह उत्तर है।
पूर्व की बात करें तो इसे किबिथु कहते हैं। एक जगह है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। भारत का, अगर आप भारत के मेन लैंड का साउथ वाला पॉइंट देखेंगे तो भारत के मेन लैंड का जो साउथ वाला पॉइंट है वो कहलाता है कन्याकुमारी। केप कैमोरिन कहते हैं उसको, केप कैमोरिन, ये है कन्याकुमारी। और भारत का जो पूरा टेरिटरी है उसका सबसे निचला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, निकोबार में। तो ये देखिए दोस्तों, निकोबार में इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट है, निकोबार में है, तो इसको इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन बिंदु भी कहा जाता है। और फिर भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वो पश्चिमी हिस्सा कच्छ में है, इसको कहते हैं घुआर मोती, घुआर मोती। और घुआर मोती इज इन गुजरात। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गुजरात के बारे में जानना। तो ये भारत के हो गए है ना। अब इंदिरा कॉल कहाँ है? इंदिरा कॉल है लद्दाख में। ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा कॉल कहाँ पर है। तो इंदिरा कॉल, अब क्या है ना कि सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया ना, तो इंदिरा कॉल अब लद्दाख के हिस्से में चला गया। पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये निकोबार में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान का हिस्सा ऊपर है, निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा नीचे है। तो वो दो, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन कहाँ है? तो ये भी आपके लिए जरूरी है, तमिलनाडु में है। तमिल वहां के क्षेत्रीय लोगों की आइडेंटिटी है, और नाडु का मतलब होता है गांव का समूह। जैसे महाजनपद होते थे पुराने समय में, गांव के बहुत सारे समूह मिलकर, जनपद के बहुत सारे समूह मिलकर, वैसे ही नाडु होता था। तो तमिल भाषा में गांव के समूह को नाडु कहते हैं, संस्कृत में उसी को जनपद कहते हैं, वही है जनपद या नाडु। ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हाँ, इसकी अगर लोकेशन आपको याद करनी है तो आप याद कर लीजिए कि क्या क्या लोकेशन है। जैसे 37 डिग्री, एक मिनट, 37.6 डिग्री। यहां पर कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी को 8.4 डिग्री। ठीक। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट 6.4 डिग्री। ये एन लिख रहा हूं, इसका मतलब नॉर्थ की बात कर रहा हूं। तो भूमध्य रेखा से नॉर्थ, भूमध्य रेखा से साउथ गिनते हैं, तो भूमध्य रेखा से नॉर्थ में हम 6 डिग्री ऊपर है लगभग। किबिथु की जो लोकेशन है वो है 97.25 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम लंदन से काउंट करते हैं तो लंदन से हम ईस्ट में हैं। और यहां पर 68.7 डिग्री ईस्ट ये है। तो ये भारत की लोकेशन है। भारत का सुदूर दक्षिण, सुदूर उत्तर, सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम बिंदु। तो एक बात बताइए, ये चीज आपको क्लियर है ना कि पहले हम लोग एक टॉपिक को पूरा पढ़ लें, और उस टॉपिक को पढ़ने में जो भी 4-5 क्लासेस लग रही हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन करें। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के लिए बीच में तो नहीं कहेंगे ना आप लोग, पहले टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके 15-20 जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे गए प्रश्न हैं वो करवा दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है। तो यहां तक बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है? पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत के भूगोल के बाद फिर हम लोग आगे चल करके हमारे विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। हर शाम 5 से 6 ये क्लास आपको मिलेगी, और ये क्लास
आपकी शाम को 5 से 6 होगी ही। किसी किसी दिन मेरा मन किया ना सैटरडे संडे को, तो मैं हो सकता है शाम को 5 से 8 आपकी क्लास लगा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योग्राफी का जो वेटेज है ना वो आपके सभी परीक्षाओं में है, इसलिए सभी परीक्षा वाले इस क्लास को पढ़ सकते हैं। एसएससी के सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, सीपीओ वाले, एमटीएस वाले, सिलेक्शन पोस्ट वाले, जीडी वाले, स्टेनोग्राफर वाले, जितने लोग हैं वो सब पढ़ सकते हैं। रेलवे की सभी परीक्षाओं में जीके जीएस पूछा जाता है, पर रेलवे में एसएससी की अपेक्षा थोड़ा कम पूछा जाता है, पर पूछा यही जाएगा। अब आप सोचिए जियोग्राफी क्या बदल जाएगी? रेलवे में पूछेगा तो क्या सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया ना रह के पैंथलासा हो जाएगा? नहीं ना, वही रहेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कुछ भी मैं लिखता हूं ये आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारी इस क्लास से पढ़ सकते हैं। सेम कंटेंट आपके एग्जाम में पूछता है। आपको भरोसा ना हो तो आप किसी भी मॉक टेस्ट को दे करके देख लेना, आज से लगभग 15 दिनों के बाद। आप बस भरोसा रखो, 15 दिन तक पहले मुझसे ज्योग्राफी पढ़ो और जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे पढ़ते चलो, आपके सारे क्वेश्चन हल होने लगेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रखोगे, नवदीप सर के ऊपर इतना भरोसा है ना कि 15-20 दिन पहले ये जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद 15-20 दिनों के बाद फिर मैं बताता चलूंगा कि देखो क्वेश्चन करो। मैं सभी के क्वेश्चन देख पा रहा हूं। चलो, पीडीएफ डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपके वीडियो के बगल में ही आता है, नीले रंग से वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जम्मू कश्मीर में जो चेंज आया है सागर, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। डोंट वरी ना, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। आज से ही ये ज्योग्राफी यहां पर शुरू हुई है, तो आज से आप डेली शाम को 5 से 6 ये क्लास कर सकते हैं। मैप में जो भी पढ़ना है आपको वो मैं बताऊंगा। अभिषेक, कौन से मेंस की बात कर रहे हैं आप? आशुतोष, यस, सीएसआईआर वाज अ डिफरेंट थिंग। सीएसआईआर को तो मैंने अलग से पढ़ाया था। हाँ, थैंक यू अनन्ना, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जब ये क्लास पूरी होगी ना तो आपको रेटिंग देने का ऑप्शन आएगा और 5 स्टार ही दीजिएगा आपके अपने नवदीप सर को, कंटेंट में भी और टीचर रेटिंग में भी। बिल्कुल एनवीएस के लिए है अजहर, बिल्कुल ज्योग्राफी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बदलती, सेम टू सेम पूछी जाती है। मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि ये पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, बिल्कुल डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहेगा ये लेक्चर। किशोर जात बढ़ जातिया, सॉरी, बढ़ गईयां कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रिवर नील है या अमेजन? अमेजन नदी पानी की मात्रा में सबसे बड़ी है, नील नदी लंबाई में सबसे बड़ी है। तो देखिए, सबसे बड़ी नदी अमेजन है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, दोनों में अंतर है दोस्तों। सबसे बड़ी मतलब जो ज्यादा पानी की मात्रा ले जाए, और सबसे लंबी का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज्यादा हो। अंशुमन नहीं है, बाकी सब एक्सेप्टेड नहीं है रॉबर्ट वैगनर के अलावा, मतलब अल्फ्रेड रॉबर्ट वैगनर के अलावा। हाँ जी सुमन कुमारी जी, पूरे कमेंट्स देख पा रहे हैं आपके। हाँ, जब टॉपिक चलेगा तो हम कमेंट ऑफ रखेंगे, फिर बीच में कमेंट ओपन करेंगे आपके हाँ या ना जानने के लिए, लगभग 15 मिनट एक्सप्लेनेशन और उसके बाद कमेंट ओपन करके किसी का डाउट। तो डोंट वरी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने डाउट लिख लिया कीजिए पहले से टाइप करके, और जब वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया कीजिए, व्हाट्सएप में भेज लिया कीजिए खुद ही को डाउट्स, और फिर कॉपी पेस्ट कर लिया कीजिए, ये कीजिएगा, ठीक है। हाँ, राणा अंकित जी, ज्योग्राफी के लिए एक बुक को मैं बेस्ट नहीं कह सकता, पर फिर भी अगर आप तैयारी करना ही चाहते हो तो लूसेंट ठीक है। मेरी भी खुद की किताब आ रही है कुछ दिनों में, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो किताब पढ़ोगे लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। जूही कुमार गुप्ता कह रही हैं, जसी कुमार गुप्ता, इंडियाज बिगेस्ट हैवी एनिमल। भाई, बिगेस्ट हैवी एनिमल तो यार साइंस वालों से पूछो, जियोग्राफी वालों को क्या पता एनिमल कौन सा बड़ा है। कविता कह रही हैं कि मैप डायरेक्शन, अच्छा मैप डायरेक्शन ये लो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब ठीक है, बिल्कुल तनुजा, मैं कह रहा हूं सारे एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ सकते हैं। पहले आप 15 दिन मुझ पर भरोसा करके पढ़िए, उसके बाद आप फिर खुद ही इवैल्यूएशन करिएगा कि हाँ सर हमारी जियोग्राफी बहुत पहले से बेहतर हो गई है। मैं आपको और भी ट्रिक्स बताता रहूंगा।
हाँ प्रांजल, मैं आपका डाउट देख पा रहा हूँ एंड थैंक यू। बिल्कुल अंशुमन, होता रहेगा। क्लासेस तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी क्लासेस होंगी। कई बार मैं 4-4 घंटे की क्लासेस लेता हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीएसआईआर के बैच में हमारे साथ थे। उन्होंने देखा मैंने मुगल एम्पायर की एक क्लास ली थी पेड में 4 घंटे और स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट आया कि सर 4 घंटे तक हम कहानियाँ पढ़ते रहे, है ना? महाराणा प्रताप की कहानियाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ और इनके अलावा महाराजा जसवंत सिंह की कहानियाँ और फिर ऑफ कोर्स बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब कहानियां तो थी ही। तो होता है। नंदिनी, यस इट इज पॉसिबल ना, आप कीबीथू से फ्लाइट ले लो और फ्लाइट लेके आप घुआर मोती पहुंच जाओ। आपको फ्लाइट में मुश्किल से लगेंगे 4-5 घंटे, तो आप देख सकते हो एक ही दिन में। नोट आपको कुछ करने की आवश्यकता है अगर, तो आप अपने हिसाब से नोट करते रहो। बाकी ये लिखा लिखाया पीडीएफ मैं खुद ही अपडेट कर दूंगा। मैं हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में जब कोई ऐसा एग्जाम आता है जिसमें थोड़ा सा डिटेल सिलेबस होता है, जैसे यूपीएससी कोई एग्जाम आता है, तो वहां पर पढ़ाता हूँ। सीएसआईआर का बैच एक लास्ट आया था जिसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी। अगर आप मुझसे हिस्ट्री ही पढ़ना चाहते हो तो एक समाधान करके वीडियो कोर्स है, वो समाधान वीडियो कोर्स को ले सकते हो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाए हैं। हाँ हृदय जी, हिस्ट्री की क्लास कब लगेगी ये आप अपने बैच के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए डियर। हाँ जी तुलसा, आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू आशीष। एनवीएस का टाइम टेबल एनवीएस के बैच के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से देख लीजिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कहाँ से आपको मिलेगा जो भी आपका बैच है। माफ कीजिएगा, इसको सेव करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। हाँ ओम, बिल्कुल उसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हाँ धीरज, वो कर सकते हो आप। पिंकी गोस्वामी, बिल्कुल मैसेज दिख रहे हैं आपके एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो हमारे स्टूडेंट्स शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस होंगे बिल्कुल। अगर मान लीजिए शेड्यूल के हिसाब में थोड़ा परिवर्तन आता है, जैसे कभी किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं एक बात और भी, आपकी क्लासेस बीच में अगर ब्रेक होंगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ा सा असहज असहज है इस समय पर, तो मुझे उनको ले करके और दिखवाने के लिए जाना भी है। एक ऐसा हो सकता है आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि भारत में ही इलाज हो जाए, तो उस समय पर हो सकता है मैं आप 1 हफ्ते के आसपास ना अवेलेबल रहूं, पर मैं ये बात आपको बता के जाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको जब भी होगा ऐसा बता दूंगा। चलिए, तो ठीक है, देखिए मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ, वो आइडिया आप पढ़ो और समझते रहना। ये गूगल है, इस गूगल में आप जाओ, इस गूगल में आप जा करके यहाँ पे सर्च करो अड्डा 24/7। आप अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद ये देखो वेबसाइट पे पहुंचते हो, आप इसकी ऑल कोर्सेज पर जाओ। यहाँ जो ऑल कोर्सेज वाला हिस्सा है, ऑल कोर्सेज में आप एसएससी पर जाओ। अब एसएससी में जिस भी बैच में आपने इनरोल किया है, जैसे रेलवे के किसी बैच में आपने इनरोल किया है, अब मान लो कि आपने किस पे किया हुआ है, एनवीएस पे, नॉन टीचिंग पे, ठीक है ना? तो एनवीएस नॉन टीचिंग जो बैच है, ये एनवीएस नॉन टीचिंग बैच के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा स्टडी प्लान, ये देखिए। और ये स्टडी प्लान में यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी कौन सी क्लासेस कितने टाइम पे होंगी। जैसे नवदीप सर की ज्योग्राफी है, तो ये देखिए 1 अप्रैल से शुरू हुई है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और ये आपकी आगे चलेगी। ये देखिए बीच में कुछ दिनों के लिए मैंने आपको जैसा कि वादा किया कि मैं कुछ दिनों के लिए अनअवेलेबल रहूंगा, परंतु आ करके आपकी क्लासेस पूरी करवाऊंगा, ऐसे है ये, ठीक है? मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप अपना शेड्यूल देख सकते हो। चलिए हाँ ठीक है आशीष, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, 5 स्टार कंटेंट के लिए भी और नवदीप सर के लिए भी। जय हिंद, फिर मिलते हैं शाम 5 बजे।